Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pharmacology of heart failure, part 1. Learning objectives. After this lecture, student, you must be able to define what is heart failure and its pathophysiology. Second, classify the drug used in heart failure, and in last, explain the strategies for the management of heart failure. So what is heart failure? Heart failure is a progressive disorder in which the heart cannot pump sufficient blood to meet the need of the body or oxygen demand. Basically, heart failure is a progressive disorder. So with the passage of time, heart declining की तरफ जाता है अगर proper management time पे ना की जाए तो. कहाँ प्रॉब्लम है? द कार्डियक कंट्रक्टिलिटी इज डिफेक्टिव एंड द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू एडिक्वेटली फिल विथ एंड और इजेक्ट द ब्लड इज इम्पेयर्ड. अगर तो फिलिंग प्रेशर डिक्रीज है ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स, कार्डियोमायोसाइट्स, स्टिफनेस है, कार्डियोमायोपैथीज है या हाइपरट्रॉफिड है जो इनएडिक्वेटली फिल करता है ब्लड इन डायस्टोलिक फेलियर. और अगर कार्डियक इजेक्शन, कार्डियक आउटपुट जो वॉल्यूम वो इजेक्ट करता है पर यूनिट टाइम, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज है, नोन एज सिस्टोलिक फेलियर. और मोस्टली इन यंग एडल्ट्स में, इंडिविजुअल्स में सिस्टोलिक फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायस्टोलिक. डायस्टोलिक इन अल्डर एडवांस एज में ज़्यादा है. सिस्टोलिक हार्ट फेलियर मोस्टली आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हाई ग्रेड और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन कैन कॉज सिस्टोलिक फेलियर. लेकिन ड्यू टू द बेटर मैनेजमेंट और बेटर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ट्रीटमेंट, आपका जो मोस्टली पेशेंट अब आपके पास आता है वो मोस्टली डायस्टोलिक फेलियर के साथ है. तो डायस्टोलिक फेलियर में एज़ कंपेयर टू सिस्टोलिक फेलियर में डिफरेंस ये है कि मोस्ट ऑफनली सिस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट डिक्रीज कर जाता है. डायस्टोलिक में अमूमन इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहता है. The cardinal sign and symptoms are dyspnea, shortness of breath in standing position और अगर laying position में orthopnea due to accumulation of water within our respiratory system, pulmonary edema और fluid retention in lower extremities, pedal edema, sometimes tachycardia क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म हार्ट फेलियर की वजह से आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म मोर एक्टिव करने के लिए हार्ट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है. तो टैकीकार्डिया एंड अदर एडवर्स और साइन ऑफ हार्ट फेलियर. लास्ट में फटीग, क्योंकि टोटल डिमांड जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की है वो हार्ट फुलफिल नहीं करता. तो फटीग इज एन अदर सिम्टम of heart failure. Student, heart failure may be low output failure or may be high output failure. Low output failure means problem है cardiac work की, cardiac work declining में, cardiac output decrease as compared to normal circumstances में. Sometimes ये cardiac और low output chronic heart failure है और कुछ chronic heart failure in stage of acute decompensated state, acute failure में change होते हैं. और ये जब decompensated part है, stage है chronic heart failure की, हम patient को hospitalize रखते हैं. special pharmacological treatment management perform करते हैं in hospitals और जब patient stable होता है तो फिर दोबारा उनको घर भेज दिया जाता है, क्योंकि समटाइम एक्यूट हार्ट फेलियर में पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा एग्रेसिवली पेशेंट को डिस्टर्ब करते हैं. सेकंड, हाईली आउटपुट और मे बी ज़रूरत से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट है
और सम सर्कमस्टांसेस लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म में कार्डियक आउटपुट इन नॉर्मल से ज़्यादा है और ये भी कार्डियक फेलियर की तरफ लेके जाता है। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर इज ए हार्ट कंडीशन that occurs when the cardiac output is higher than the normal. There is a circulatory overload which may develop pulmonary edema, क्योंकि प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर लीकेज होता है वाटर का। पल्मोनरी एडेमा कॉज करता है सेकेंडरी टू एन एलिवेटेड डायस्टोलिक प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। प्री लोड ज़्यादा करता है हार्ट पे। सो वी हैव टू type of cardiac failures, low cardiac outputs and high cardiac output failure. Okay student, before starting the pathophysiology of heart failure, हमने cardiac performance इसकी physiology को थोड़ा discuss करते हैं shortly. Physiology of cardiac performance is based on 4 primary areas. अगर हम देखें preload, afterload, contractility and heart rate. What is preload? Preload basically you can see that the filling pressure of the heart depend upon the volume of blood and venous tone. Superior और inferior vena cava जो blood लेके आती है वो determine करती है the end diastolic fiber length and tension. जितना वॉल्यूम ब्लड ज़्यादा करेगा या ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या वेनस टून वेनस कंस्ट्रिक्शन या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उतना ही प्री लोड ज़्यादा होगा। सेकेंडली आफ्टर लोड। व्हाट इज आफ्टर लोड? आफ्टर लोड बेसिकली रेजिस्टेंस टू एजेक्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना कार्डियक आउटपुट ने पुश एजेक्ट करना है ब्लड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो डिपेंड करता है टोटल आर्टेरियल प्रेशर पे, आर्टेरियल टोन पे। अगर रेजिस्टेंस डेवलप है, अगर रेजिस्टेंस या कंस्ट्रिक्शन है आपके आर्टेरियल सिस्टम की तो उतना ही आफ्टर लोड इंक्रीज करेगा। सो आफ्टर लोड रेजिस्टेंट टू एडजेक्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमाइंड बाय द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड आर्टेरियल स्टिफनेस। थर्ड पे कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, ability to heart muscles to contract. अगर कंट्रैक्टिलिटी जानदार है, पावरफुल है तो हार्ट की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। अगर डिफेक्ट है, और मोस्टली ये जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं इनमें कंट्रैक्टिलिटी बेरली डिफेक्टेड होती है। नंबर 4 पे हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है? बेसिकली हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पर यूनिट पर मिनट्स। 1 मिनट में फॉर एग्जांपल मीन 72 बीट्स हार्ट की है नॉर्मल हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा। हार्ट फेलियर बर्दाश्त नहीं करता हार्ट रेट इंक्रीज, क्योंकि उसको पावर ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ये बेसिकली 4 एरियाज़ हैं जहाँ इनकी पैथोलॉजी या इनकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बेस करती है। प्री लोड, आफ्टर लोड, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट एंड हार्ट रेट। स्टूडेंट हम इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करें तो हार्ट फेलियर बेसिकली इज़ ए वेरी एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन विथ हाई मोर्टेलिटी रेट। 50% इंडिविजुअल्स जो हार्ट फेलियर के अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना की जाए तो उनके सर्वाइवलेंस रेट 5 years है। ए वेरी लीथल एंड वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट है हार्ट फेलियर का। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? इथियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? हार्ट फेलियर इज ड्यू टू मेन डिफेक्ट इन कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट है। और कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट किस तरह डिस्टर्ब होती है? There is the cause not completely understood, but some cases due to myocardial infarction। अब मायोकार्डियम इन्फार्क्शन क्या है? बेसिकली निक्रोटिक चेंजेस है इन द मायोकार्डियम, नॉर्मल मायोकार्डियम। अगर निक्रोटिक चेंजेस आएंगी तो निक्रोटिक एरिया जो डेड एरिया है
कार्डियक मायोसाइट्स या कार्डियक टिश्यूज़ का वहाँ कंडक्टिविटी लॉस करेगी, कंट्रक्टिलिटी की जो एबिलिटी है वो भी कंप्रोमाइज्ड होगी और वो लॉस करेगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ मायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स। स्टूडेंट, ये बेसिकली सिस्टोलिक फेलियर है और ये अमूमन यंग इंडिविजुअल्स को भी हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाता है आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। Or sometimes most cases heart failures are frequently associated with chronic hypertension or sometimes uncontrolled hypertension, some other valvular disease, coronary artery disease, for example angina pectoris, or some cardiomyopathies can decline the situation, declining the position of heart. इसलिए हम कहते हैं heart is a progressive disorders of the myocardium. कहाँ डिफेक्ट है? कंट्रक्टाइल फोर्सेस जो हैं हार्ट की, वहाँ प्रॉब्लम है। कंट्रक्टाइल फोर्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये डिटेल के साथ ये पिक्चर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ड्रग है हार्ट फेलियर की डाइजॉक्सिन के, लेकिन अभी इसकी थोड़ा सा कंट्रक्टाइल यूनिट को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्डियक मायोसाइट है, वेंट्रिकल्स फॉर एग्जांपल कार्डियोमायोसाइट जो कंट्रक्टाइल फोर्स है वो बेस करती है विद इन द सेल्स स्पेशल यूनिट एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन एक्टिविटी। ये जो कंट्रक्टाइल फोर्स हैं इन कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ये मेन यूनिट है विद इन द सेल्स जो कंट्रक्टाइल फोर्स है। मेन जो कंट्रक्टिलिटी है डिपेंड करती है कैल्शियम पे। कैल्शियम इज ए की प्लेयर in excitation, contraction, coupling of the cardiac myocytes. ये excitation, contraction, coupling क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि मेन जो यूनिट है कंट्रक्टाइल फोर्स इज एक्टिन मायोसिन फिलामेंट। मैंने बताया कैल्शियम मेन रोल प्ले करता है। कैल्शियम स्टोर्ड होता है इन द साइक्रोप्लाज्म रेटिकुलम विद इन द कार्डियक मायोसाइट सेल के अंदर, और इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं मैनी आयंस ऑफ कैल्शियम। मेम्ब्रेन पे मायोसाइट के मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स और चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स ऑफ आयंस। जो मेन आयन है, जो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसमें इम्पल्स जनरेशन, कंडक्टिविटी और कंट्रक्टिलिटी, उसमें पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम, ये वो आयंस हैं जिनका मेन रोल है कार्डियक साइकिल्स पे। फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम चैनल इन आवर कार्डियोमायोसाइट्स, एल टाइप, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर्स and sodium potassium ATPase channels। तो नॉर्मल जो एक्टिविटी है इन्फ्लुएंस एंड आउटफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स उसको कंट्रोल करती है। मेन जो ट्रिगरिंग फैक्टर है इन आवर कार्डियोमायोसाइट वो कैल्शियम है। कैल्शियम ट्रिगर करता है ऑलरेडी स्टोर्ड कैल्शियम को विद इन द साइक्रोप्लाज्म रेटिकुलम, और ड्यूरिंग कंट्रक्शन कंट्रक्टाइल फोर्सेस जब एक्टिवेट होती है थ्रू एक्साइटेशन, कंट्रक्शन, कपलिंग। एक्साइटेशन, कंट्रक्शन, कपलिंग क्या है स्टूडेंट? बेसिकली एक स्पेशल प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसमें जनरेशन ऑफ इम्पल्स हार्ट जनरेट करता है, कंडक्शन थ्रू कंडक्ट एक्टिवेट करता है उन फिलामेंट्स को जो कंट्रक्टाइल फोर्स हैं। एक्टिवेशन ऑफ इम्पल्स कैन एक्टिवेट द कंट्रक्टाइल फोर्सेस टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ calcium from the sacroplasm reticulum or vicinity of the contractile forces like actin, myosin, filament, जो इसके एक्शन को परफॉर्म करता है। और ये कंट्रक्शन taking place with the effect of excitation, contraction, coupling mechanism, और इस मैकेनिज्म में इंक्रीज करता है इम्पल्स द एक्टिविटी ऑफ कंट्रक्शन ऑफ नॉर्मल कार्डियक मायोसाइट। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम है कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट, जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है और
फर्दर डिक्लाइनिंग की तरफ जब जाता है तो कुछ बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट करते हैं फर्दर रिलीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि उन्होंने इंक्रीज करना है हार्ट रेट, कंट्रक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है बीटा रिसेप्टर्स एक्टिविटी ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, फर्दर रीमॉडलिंग, फर्दर एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसी तरह प्रोग्रेसिवली हार्ट डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है अगर आप इनको प्रॉपर मैनेज नहीं करते विद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेचुरल हिस्ट्री है, देयर इज़ ए स्लो डिटोरिएशन ऑफ हार्ट फंक्शन जिसको हम क्रोनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। एपिसोड ऑफ acute decompensated heart during the time of chronic heart failure patient sometime अपने decompensated स्टेज में, जिसको acute failure भी कहते हैं, ये ऑन एंड ऑफ आता है, हॉस्पिटलाइज होता है, उसकी मैनेजमेंट की जाती है और वो बाद में अगर नॉर्मलाइज होता है स्टेबल फॉर्म में फिर आप उसको घर भेजते हैं। समटाइम क्योंकि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, पेशेंट सर्वाइव नहीं भी कर सकता। सो देयर इज़ ए पल्मोनरी और पेरिफेरल एडेमा और बोथ कैन कॉज कंजेशन, और इसी हार्ट फेलियर को हम एक्यूटली आइनोट्रोपिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, कार्डिक एक्टिविटी कंट्रक्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। In the body, compensatory mechanism start operating initially beneficially by the increasing the cardiac output, but ultimately complicating the situation of the problem. So, जब आपका हार्ट रेट डिक्लाइनिंग की तरफ है, आपके सेंसर स्टार्ट होते हैं कि आपका जो कार्डियक आउटपुट है उसकी वजह से कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर, आपका कार्डियक आउटपुट प्रेशर फीलिंग प्रेशर डिक्रीज हुआ, सेंसर एक्टिवेट हुए, बैरो रिसेप्टर ने कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट किया, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या एक्टिवेशन होती है, बेसिकली इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, और सेकेंडली एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या एक्टिविटी है ऑफ इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट, इंक्रीज करते हैं कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट कंडक्टिविटी, साथ बीटा 1 रिसेप्टर जो रीनल वेसल्स पे हैं, जो एक्स्ट्रामेडुलर सेल्स पे, वो इंक्रीज करते हैं रिलीज ऑफ रेनिन एक्टिवेट एंजियोटेंसिन 1 and 2। एंजियोटेंसिन 2 इज़ ए मोर पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, इंक्रीज करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, साथ थ्रू एल्डोस्टेरोन सिस्टम से वो सोडियम वाटर रिटेन करता है, वॉल्यूम ओवरलोड करता है, क्योंकि नॉर्मल जो डिक्लाइनिंग की तरफ हार्ट है उसके इफ़ेक्ट को इम्प्रूव किया जाए। और लास्ट में अगर आप देखें डाउन रेगुलेशन, रेगुलेटरी चेंजेस इन द बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर्स और जी प्रोटीन इफेक्टर सिस्टम कंटिन्यूसली जब एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विद पैसेज ऑफ टाइम, ये एक्टिवेट करता है बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स बेसिकली मेन कंपोनेंट है जो रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट, जो मेन चेंजेस लेके आता है, जो एबनॉर्मेलिटी मोस्टली हार्ट की रीमॉडलिंग में है, विथ बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेशन और एंजियोटेंसिन 2 जी एक्टिविटी है जो इनिशिएट किया विद द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में। ये विद पैसेज ऑफ टाइम रीमॉडलिंग करते हैं हार्ट को, फर्दर डिटोरिएट करते हैं, फर्दर उसकी प्रोटीन्स के उसके चैनल्स को डिफॉर्म करते हैं, और फर्दर जो डिटोरिएटिंग चेंज आती हैं हार्ट के अंदर जो फर्दर सिचुएशन को ख़राब करते हैं। कंटिन्यूसली जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बीटा रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन होती है, डाउन रेगुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं बीटा 1 रिसेप्टर, और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो इनके मोस्टली आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करते हैं। आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट क्या है? कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट। अगर बीटा रिसेप्टर थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना इफ़ेक्ट एज ए कंट्रक्शन ऑफ हार्ट परफॉर्म नहीं करता तो फिर वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है।
तो मेन एक्शन जो हम स्टडी करेंगे कि जिस तरह हार्ट रीमॉडलिंग की तरफ जाता है, फर्दर डिटोरिएट होता है, सिचुएशन को कॉज करता है डिफरेंट abnormalities of heart, for example myocardial hypertrophy, increase the muscles mass. Initially जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जो हाइपरट्रोफिड हार्ट है, इनिशियली तो फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट, लेकिन बाद में स्कीमिक चेंजेस आना शुरू होती है एंड अल्ट्रेशन इन द डायस्टोलिक फिलिंग कैन डिक्रीज द डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर, और इसी तरह डायस्टोलिक फेलियर की तरफ पेशेंट चले जाता है. एंड द सेकंड, रीमॉडलिंग, dilatation and slow structure changes in the stress myocardium due to overactivation of beta receptors or activation of angiotensin 2 activation, जो apoptosis और defective जो कनेक्टिव टिश्यू को डिफेक्ट करती हैं, abnormal myocardial cells को जनरेट करती हैं, जो फर्दर सिचुएशन को डिटोरिएट करेगा, और रिलीज़ कुछ वैज़ो एक्टिव पेप्टाइड्स करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोटेरी पेप्टाइड्स, एंडोथिलीन और वैज़ोप्रेसिन, जो मेन कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है. लेकिन टाइम बिंग इनिशियली तो ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिवली फर्दर डिक्रीज़ करते हैं एक्टिविटी. जल्दी से हम ये एक चार्ट को देख लें. डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कैन सेंस द कैरोटिड साइनस फायरिंग, और डिक्रीज रेनल ब्लड कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रेनिन. तो ये फर्दर जो दो मैकेनिज्म है, इंक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी और इंक्रीज द रेनिन रिलीज, जो फर्दर कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रेट, प्री लोड और ये आफ्टर लोड, रीमॉडलिंग विद एंजियोटेंसिन, ये एक्टिवेट होती है, कार्डियक को के इफ़ेक्ट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन वाया कंपनसेटरी मैकेनिज्म. लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग एक कर्व अगर आप देखें, कार्डियक आउटपुट और कार्डियक वर्क वर्सेस एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ, अब देखें नॉर्मल कार्डियक सिचुएशन, अगर कार्डियक परफॉर्मेंस है नॉर्मल मायोकार्डियम की या नॉर्मल हार्ट की आफ्टर हार्ट फेलियर, जो ये एक्टिविटी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, इसके कंपनसेटरी रिस्पांस, जिस तरह मैंने आपको बताया विद द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एक्टिविटी. लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता और दोबारा ये डिक्लाइनिंग की तरफ आता है. हमें पेशेंट को मैनेज करना है हार्ट फेलियर को कंजर्वेटिवली, कि पेशेंट डिक्लाइनिंग की तरफ उनके जो मेन फंक्शन है उसको उसी तरह प्रिजर्व रखे, फर्दर डिक्लाइनिंग को स्टॉप करे और इम्प्रूव करे उनके एक्टिविटी को और फंक्शन मायोकार्डियम के फंक्शन को. तो स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर? फर्स्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगी पेशेंट की? यस, ओवरवर्क, एक्सर्शनल एक्सरसाइज ना हो, रिड्यूस्ड इन फिजिकल एक्टिविटी, आपकी बॉडी की फुलफिल नहीं कर सकता आपका डिजीज़, आपका फेलियर हार्ट, तो फिर आपने एक्टिविटी को भी रिड्यूस करना है. और रिडक्शन इन सोडियम इनटेक, क्योंकि सोडियम साल्ट कैन रिटेन द सोडियम विथ वाटर, और ये ब्लड वॉल्यूम को हाई करता है, प्री लोड को और आफ्टर लोड दोनों को ये इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज़ करता है. ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए और पेशेंट को इसका इल्म होना चाहिए. फिर हमारी कंजर्वेटिव जो फार्माकोलॉजिकल मेजर हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं इन हार्ट फेलियर, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए? ड्रग आर यूज्ड फॉर relief of symptoms and restoration of the cardiac performance or function. रिलीव करना है इमीडिएट साइन एंड सिम्टम्स को, और जो कार्डियक परफॉर्मेंस को रीस्टोर करना है, फर्स्ट आपका एम होना चाहिए. वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स. सेकंड, होल्ड एंड रिवर्स द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ सर्वाइवेलेंस रेट ऑफ द पेशेंट. ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, अगर तो पेशेंट आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, बेटर ट्रीटमेंट होनी चाहिए.
अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंशन को कंट्रोल होना चाहिए। कार्डियोमायोपैथीज़ की, हाइपरट्रॉफी डिसऑर्डर्स, जितने भी कार्डियक की जो अंडरलाइंग कॉज है उसको आप मैनेज करें। साइमल्टेनियसली आप हार्ट फेलियर को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। बच्चे अगर आप देखें रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन, हम किस तरह कौन सी ड्रग्स से फंक्शन और सिम्टम्स से रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। अगर आपने यही रिलीफ देनी है मेडिसिन के साथ, तो फिर आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को डिस्कस करना होगा मेरे साथ। आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू कैन रिलीव द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड रिस्टोर द कार्डियक फंक्शन। आप ये पिक्चर में एक यंग इंडिविजुअल देख रहे हैं। यंग इंडिविजुअल मेहनत मजदूरी करता है अपने लिए, बच्चों के लिए, और इसने पीछे लोड उठाया हुआ है, 6-7 लगेजेस हैं, बोरियां हैं, क्या है, ये लेके जा रहा है इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल यंग मैन। फ़र्ज़ करें इन केस अगर ये बीमार हो जाता है या ये बूढ़ा हो जाता है इन एडवांस एज, तो फिर हम इसके लिए क्या आसानी पैदा कर सकते हैं? अगर ये बीमार है या बूढ़ा हो गया है, क्या ये फिर भी इतना वर्क कर सकता है जितना अब कर सकता है? नहीं। तो आप थिंक करें, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसका मसाज कर सकते हैं, इसको एनर्जिक ड्रिंक पिला सकते हैं। आजकल तो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, वो दें, बहुत ज़्यादा ताकत आएगी और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। क्या एनर्जी ड्रिंक या एनर्जी बूस्ट से इसकी हेल्थ नॉर्मल रह सकेगी? विद पैसेज ऑफ टाइम यस, लेकिन विद आफ्टर सम टाइम एनर्जी बूस्टर से भी इसका इफ़ेक्ट नहीं है, फर्दर इसकी कंडीशन को डिटोरिएट करेगा। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ तवज्जो दें। अगर हमने इसकी हेल्थ को मैनेज करना है, इसकी हेल्थ अगर ये बीमार है या फिर ये बूढ़ा हो गया है, तो फिर हमने इसका लोड कम करना है। अब ये 7-8 बोरियां लेके जाता है, आप इसको कहें 3-4 बोरियों से ज़्यादा ये वेट ना उठाएगा तो फर्दर अपनी हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, डिक्लाइनिंग की तरफ इसकी हेल्थ होगी। द सेम अगर आप सोचें कि हार्ट को क्या करना है, अगर वो बीमार हो गया है, वीक हो गया या बूढ़ा हो गया है, अनलोडिंग द स्ट्रेस हार्ट बाय डिक्रीज द लोड ऑन द हार्ट। हार्ट के ऊपर कौन सा लोड है? प्री लोड एंड आफ्टर लोड। मैंने अभी आपको बताया प्री लोड क्या है, ब्लड वॉल्यूम। प्री लोड क्या है? जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो प्रेशर से आपका प्री लोड आता, प्री लोड जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड हाइपरटेंशन कैन इंक्रीज द प्री लोड ऑफ हार्ट एंड आफ्टर लोड। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हाई होगा, हार्ट को डिफिकल्टी है टू इजेक्ट द ब्लड फॉर ऑल द बॉडी सिस्टम। तो ये एक्शन हम लोड को कम करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया विदाउट एनी एनर्जी ड्रिंक्स, विदाउट एनी एनर्जी बूस्टर्स, विदाउट यूज ऑफ आइनोट्रोपिक एजेंट्स, कार्डियक टॉनिक एजेंट्स के बगैर करते हैं, और मोर वैल्यूएबल इन लॉन्ग ट्रीटमेंट देन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। ये हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि विदाउट एनी बूस्टिंग एनर्जी ड्रिंक या आइनोट्रोपिक लाइक ड्रग्स हम पेशेंट का प्री लोड एंड आफ्टर लोड डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह हम अगर ये बोरियां कम करेंगे तो इसकी एक्टिविटी, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। द सेम सेंस हम किस तरह प्री लोड कम करेंगे? हम वेज़ोडाइलेटर्स देंगे, हम डायरेटिक्स देंगे, डिक्रीज़ करेंगे प्री लोड एंड आफ्टर लोड, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे विद डायरेटिक्स, और वेज़ो कंस्ट्रिक्टरी जो स्टिफनेस है उसको सबसाइड करेंगे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को नीचे लेके आएंगे, और फिर प्री लोड और आफ्टर लोड ऑफ हार्ट बेहतर होगा।
लेकिन अगर डीकम्पनसेटेड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, एक्यूट हार्ट फेलियर में है सम इंडिविजुअल्स, तो फिर यूज़ ऑफ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक सम टाइम विद टाइम बीइंग हम पेशेंट को थोड़ा बूस्ट अप करेंगे विद आइनोट्रोपिक ड्रग्स। इंक्रीज द फोर्स जो क्या करती है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम, कंट्रक्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। कंट्रक्शन इंक्रीज होती है विद द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, और वेरी हेल्पफुल इन एक्यूट हार्ट फेलियर, आल्सो रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर। लेकिन विथ प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते। प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए मोस्टली जो एडवाइस की जाती है विदाउट द यूज़ ऑफ आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ओके जी, अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ड्रग यूज इन कार्डियक फेलियर। स्टूडेंट, वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन कार्डियक फेलियर। फर्स्ट, ए ड्रग विद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक बूस्टिंग ड्रग्स होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को इंक्रीज करते हैं, नोन एज कार्डियोटॉनिक ड्रग्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। डाइजॉक्सिन इज ए प्रोटोटाइप ड्रग, और मोस्टली आजकल डाइजॉक्सिन ही यूज़ होती है। सेकेंड ग्रुप फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स और पाइपेरिडीन डेरिवेटिव्स, जिससे इनामरिनॉल लाइक ड्रग्स। और लास्ट में थर्ड में बीटा सेलेक्टिव एगोनिस्ट डोब्यूटामीन और डोपामीन, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो ड्रग बी में ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, और वेरी effectively we can manage heart failure. First line therapy है in heart failure patient में, for example vasodilatory effect produce करता है, angiotensin converting enzyme inhibitors और angiotensin A receptor antagonist, जिसमें for example captopril is a prototype drug of AC inhibitors, और losartan is a prototype drug of AT1 receptor antagonist. Diuretics again non inotropic effect रखता है, decrease the volume of blood. Thiazides, hydrochlorothiazide like drugs जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग है, फिर लूप डायरेटिक, फ्यूरसामाइड, और लास्ट में अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन्स लाइक ड्रग्स। वैसोडायलेटर्स जो डायरेक्टली वैसोडायलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट्रियोलर डायलेटर्स हाइड्रोलाजीन, मीनोडायलेटर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और सिंथेटिक ब्रेन नाइट्रोटेरिक पेप्टाइड नेसेराटाइड, और समटाइम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंडोथिलीन बोसेंटन लाइक ड्रग्स वी कैन यूज in advanced stage of heart failure. They are vasodilators, can produce direct vasodilator activity. Okay, first में positive inotropic, third में non-positive inotropic, third में C में drug with negative inotropic. Patient already have heart failure में, can we use negative inotropic effect? Yes, we can use. For example, beta adrenergic receptor blocking agent, carvedilol, bisoprolol, mostly is a cardioselective drug. Bisoprolol, metoprolol और non-selective में mostly जो alpha beta both non-selective हैं, we can use carvedilol in heart failure patient, but not in acute or decompensated heart failure. We can use इसके बहुत अच्छे beneficial effect हैं after myocardial infarction, जो बीटा 1 एक्टिविटी जो deformity remodeling करती है हार्ट की, उसकी remodeling को inhibit करते हैं, सर्वाइवेलेंस और एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। यूज़ ऑफ आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ने हमें ये वेरी क्लियरली इंडिकेट किया है। पिछले दिनों इन पास्ट हम नहीं यूज़ करते थे, लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रूव दैट द बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर बेनिफिशियल इन क्रोनिक हार्ट फेलियर, और ये डिक्रीज करते हैं रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट और फर्दर डिटोरिएशन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विद इन आवर कार्डियक स्ट्रक्चर।
ओके स्टूडेंट्स, इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हार्ट फेलियर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया अबाउट हार्ट फेलियर, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, देन स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज़ इन हार्ट फेलियर। अस्सलाम वालेकुम।